क्या हाल है यूपी, ये जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सभी 75 ज़िलों का दौरा फिल वक्त मेरठ में है। इस समय मेरे बगलगीर हैं मेरठ से लगातार तीसरी बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप पे। राजेंद्र जी, मतलब हम इस जब यात्रा पर निकले तो एक तो मकसद था कि प्रदेश का मिजाज समझा जाए, और जो 4-6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, ज़रा उसके पहले हवा का रुख मापा जाए। तो आइटिनरी में सांसदों से बात करना ऑन कैमरा खास तौर पे ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था तो मुझे एक चीज़ बड़ी दिलचस्प लगी कि आप प्राइवेट मेंबर बिल बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मुझे लगा कि ज़रा इस पे बात की जानी चाहिए, और इसलिए फिर हमने आपसे समय मांगा और आपने कृपापूर्वक समय दिया भी। तो मैं ज़रा उन बिल्स पे बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि यूपी को समझने के क्रम में यूपी के जनप्रतिनिधियों को समझना बड़ा ज़रूरी है। और इस पे भी सबसे पहले मैं उस बिल पे बात करना चाहूँगा जो मेरठ की, मतलब मैं जब छोटा था और राजनीति की थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई थी, तब से मुझे पता था कि जी वेस्टर्न यूपी की सबसे पहली मांग तो ये है कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खुले। अब जब ये बात हम प्रयागराज में कहते हैं तो वहाँ के वकील साहब लोग नाराज़ होते हैं, उनको लगता है कि काम चला जाएगा यहाँ से। लेकिन जब हम गणित लगाते हैं कि साहब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, यहाँ का व्यक्ति, और इलाहाबाद की दौड़ बड़ी लंबी है क्योंकि लखनऊ में तो एक ही बेंच है। इसको लेके आपने द हाई कोर्ट एट इलाहाबाद, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट बेंच एट मेरठ, बिल 2016 पेश किया। तो जरा इस बिल के बारे में बताइए पहले। देखिए, हाई कोर्ट की बेंच की मांग बड़ी पुरानी है और मैंने भी उस मांग को बार बार किया है। प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से भी किया है, जीरो आवर के अंदर भी इस विषय को उठाया है, और मैं अनेक प्रतिनिधिमंडलों को लेकर के, जो हमारे कानून मंत्री हैं, चाहे वो यूपीए 2 के समय की बात हो और चाहे वो एनडीए की। हंसराज जी नहीं थे उस वक्त, तो मोइली साहब थे जहाँ तक मुझे। हाँ हाँ, माने उन लोगों से मैं मिला हूँ। और मज़े की बात यह है कि किसी भी मंत्री ने, चाहे वो यूपी के रहे हों चाहे वो एनडीए के रहे हों, किसी ने भी हमारी मांग से असहमति नहीं जताई। कोई राजी भी नहीं हो रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। एक तो इसके अंदर मैंने इस विषय को फिर पार्लियामेंट के अंदर भी विस्तार से भी रखा है एक बार। मुझको ये लगता है कि प्रदेश सरकार की अनुमति और की संस्तुति कहिए और हाई कोर्ट की संस्तुति, ये दोनों मिलना बड़ा मुश्किल है। हाई कोर्ट तो संस्तुति देगा ही नहीं, ये मुझे, क्योंकि बार का जो है बेंच के ऊपर दबाव रहता है। इलाहाबाद की बार का इलाहाबाद की बेंच के ऊपर दबाव रहता है, निश्चित रूप से वो उसको नहीं करने देते हैं। वहाँ पर बड़ी समस्याएं कोर्ट के संचालन में ही पैदा हो जाती हैं। मुझको ये लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक विषय को बदलते हुए बात भी रखी। देखिए, 3 स्थानों पर जैसे मेरठ में मांग होती है, ऐसे गोरखपुर के अंदर स्वयं योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और जब सांसद थे उन्होंने गोरखपुर के अंदर भी बेंच की मांग की थी, हाई कोर्ट की बेंच की मांग। इसी प्रकार से आगरा के जो सांसद हैं वो मांग करते रहे। अभी तो हमारे जो राज्य मंत्री हैं कानून के, बघेल साहब, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ आगरा में बेंच बने, तो उन्होंने एक प्रकार से उस मांग को फिर दोहराया। हालांकि वो मंत्री हैं, वो करने वालों में भी हैं। तो फिर मुझको ये लगता है कि इन टोटो कुल मिलाकर के संपूर्ण जो न्यायिक व्यवस्था है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 4 करोड़ की पेंडेंसी मामलों की है जो कोर्ट के अधीन है, विचाराधीन है। इनमें से लोअर कोर्ट्स के भी बहुत बड़ी संख्या है, हाई कोर्ट्स की बड़ी अच्छी संख्या है। हाई कोर्ट के अंदर लगभग 75 लाख के आसपास के केस जो है यहाँ पर बकाया हैं, और जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के केसेस की बड़ी भारी संख्या है। तो मुझको ये लगता है कि संपूर्ण सिस्टम की एक प्रकार से पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है। और शायद देखिए, और भी अनेक प्रांतों से इसकी मांग उठती रहती है, हाई कोर्ट की उनके यहाँ बेंचेस हों, तो एक फास्ट डिलीवरी की दृष्टि से भी, और जिसको कहते हैं कि सुगम न्याय हो, सुलभ न्याय हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये बड़ी पुरानी बात है ये। और जस्टिस यदि डिले होता है तो उसके कारण से अपराधियों को ही संरक्षण मिलता है, और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो और भी ख़राब होती है। इसलिए न्यायिक व्यवस्था को चुस्त होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस बार, अभी पिछले वर्ष मैंने इस बात को कहा कि इस पर पूरी तरीके से इसको रिविजिट किया जाए और संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा करके, और किस प्रकार से हाई कोर्ट्स की नई बेंचेस खुलें, किस प्रकार से अन्य व्यवस्थाएं खड़ी की जाएं, ये किया जाए, मैंने निवेदन किया। और मुझे लगता है कि सरकार इसके बात के प्रति सेंसिटिव तो है, उसने काम भी बहुत किए। कुछ अब जैसे जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसके विषय में निर्णय किए गए हैं, जो
इकोनॉमिक ऑफेंसिव रहती है उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे हाई कोर्ट्स का लोड कुछ कम हो। तो कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा विषय है और सरकार के सामने है। मैं भी मेरठ की दृष्टि से, मेरठ का सांसद होने के नाते मांग कर रहा हूँ, परंतु कुल मिलाकर के इस संपूर्ण व्यवस्था को एक बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, उसका पुनर्मूल्यांकन और पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है। राजेंद्र जी, मैं आपकी कई सब बातों से सहमत हूँ कि एक बड़े जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, पर वो रिफॉर्म कौन करेगा? प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार? नहीं, सरकार ही करेगी, सरकार ही करेगी। नहीं, ये तो सरकार तय करेगी। उसके सामने बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए रिफॉर्म करने का मतलब ऐसा नहीं कोई आप एक कानून बना देते हैं। कानून बनाने से चीज़ें नहीं होती हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, आपको बिल्डिंग्स खड़ी करनी होती हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं। अब देखिए, आप पहले यदि पिछले 6-7 साल के अंदर देखेंगे तो कई न्यायालयों की बिल्डिंग्स के लिए पैसा अवमुक्त किया गया है। प्रदेश सरकार ने भी किया है, केंद्र सरकार ने भी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर के केवल एक कानून पास करने से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसके एक फाइनेंशियल रिपरकशंस भी हैं, उसकी भी चिंता सरकार को करनी होती है। मैं समझता हूँ कि ये बातें सरकार के ध्यान में हैं और उचित समय आने पर अभी तो ध्यान में कुछ होगा तभी तो आप प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए। नहीं, मैं तो मानता हूँ क्षेत्र की, मेरठ की यदि हम स्पेसिफिक बात करूँ तो बड़ी समस्या है लोगों को। 600 किलोमीटर दूर, यानी इलाहाबाद की यहाँ से जो दूरी है वो इतनी अधिक है और पूरा दिन वहाँ पर लगता है, उनके संसाधन लगते हैं, ठहरने का खर्चा होता है। और मैं ये बात कहना नहीं चाहता, पर ये फैक्ट है कि वकीलों के द्वारा भी पश्चिम के जो हमारे मुवक्किल हैं उनका आर्थिक शोषण भी होता है, उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है कि वो दूर के रहने वाले हैं। तो अनेक प्रकार से वो लोग दुखी होते हैं। न्याय सर्वाधिक जो देर से मिलता है हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलता है। तो विषय मेरे लिए तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ही, परंतु मैंने इन जनरल एक बात कही, क्योंकि कई बार जसवंत सिंह आयोग की टिप्पणी का या उनकी संस्तुति का हवाला देते हैं कि सब आगरा में होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा कि भाई आगरा में भी होनी चाहिए, मेरठ में भी होनी चाहिए और गोरखपुर में भी होनी चाहिए। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि कई लोग इस डिमांड को और एक्सटेंड करते हैं। पिछले दिनों एक बड़ी तेज़ी से एक राजनीतिक अफवाह उड़ी थी, और मैं पूरी गंभीरता के साथ अफवाह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि साहब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो सकता है ना, पूर्वांचल अलग बनेगा, बुंदेलखंड अलग बनेगा और हरित प्रदेश की, और हरित प्रदेश की एक लंबी मांग भी रही है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो अगर अलग एक प्रदेश बनेगा तो उसका विकास ज़्यादा होगा, या आपको लगता है कि नहीं उत्तर प्रदेश में रहकर ही विकास हो सकता है? क्योंकि उसमें कई लोग कहते हैं कि फिर ऑटोमेटिकली ये समस्याएं सुलझ जाएंगी, अलग हाई कोर्ट और इस तरह की। देखिए, हर चीज़ के प्लस एंड माइनस होते हैं। विकास की गति कुछ मामले में बढ़ जाएगी, कुछ मामले में घट जाएगी, इसका हिसाब जो है अनेक प्रकार से लोग लगा सकते हैं। लेकिन मुझको ये लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का और वो जो कई बार जो हरित प्रदेश की जो बात होती है, ये अव्यावहारिक एक प्रस्ताव है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रेवेन्यू कमाने वाला हिस्सा है, तो प्रदेश को क्यों छोड़ना चाहेगा? और इसी प्रकार से जो हरित प्रदेश के अंदर केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं होती, दिल्ली को भी जोड़ करके, कई बार उसके सारे हिस्सों को जोड़ करके, ये बहुत बड़ा इशू है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल तकनीकी विषय नहीं है, व्यावहारिक विषय भी हैं, आर्थिक विषय भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो इसका कोई अफवाह ही है, जैसा आपने कहा, या प्रदेश के विभाजन की बात भी अफवाह ही है। बहुत पक्षधर नहीं है, मैं भी इसका पक्षधर नहीं हूँ। और सीधी बात यह है कि यदि मेरी पार्टी कहती है, पार्टी विचार विमर्श करेगी, बात आएगी तो उसमें देखेंगे। राष्ट्रीय लोकदल ज़्यादा इस मांग को उठाता है। राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि इसी क्षेत्र तक थोड़ा बहुत है, ये भी कारण उसके इस मांग का हो सकता है। यानी उसको लगता है कि भाई एक प्रदेश में, हालांकि अब तो यहाँ भी उसका प्रभाव नहीं रहा, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसको लगता है कि ये उसका एक बेस है, तो इसलिए शायद वो इस मांग को करता है। सुबह के समय हम लोग एक चाय की दुकान पे बैठे थे, वो जो कुटिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के कुछ युवा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मिले। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप आगे कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा भाई आपके सांसद जी से चर्चा करने जा रहे हैं। बोले हाँ आप सांसद जी से चर्चा करो, सांसद जी तो वैसे भी दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली सीधे जाते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं। ऐसा विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वो आप पर आरोप लगा रहे थे। नहीं, इसकी तो आप जो है, अच्छा ही है कि जनता से पूछ करके इस बात का आकलन करें। विपक्षी पार्टी के लोग तो ऐसी बातें भाई वो करते ही हैं, वो और क्या कहेंगे।
अब वो राहुल जी हैं, उनको कुछ ना कुछ आलोचना करनी है। अब लोक दल के लोग हैं, उनको आलोचना करनी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हैं, उनको वैक्सीन पर भी सवाल उठाने हैं। ये तो सब चीज़ें होती हैं ये, लेकिन आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें, आप मालूम करें, मैं तो सर्वाधिक सुलभ और सर्वाधिक उपलब्ध सांसदों में से हूँ। और बराबर क्षेत्र के अंदर सप्ताह में जब सेशन नहीं चलता, मैं 1 या 2 दिन के लिए सप्ताह में 10 दिन में दिल्ली जाता हूँ। जैसे आज भी मैं जाऊँगा, कल लौट आऊँगा मैं ये। और हाँ, सेशन के जब चलता है तब वीकेंड पर यहाँ रहता हूँ मैं। तो मेरा बड़ा सतत और जीवंत संपर्क अपने क्षेत्र के साथ है। यहाँ बैठता हूँ, हापुड़ में भी बैठता हूँ। तो इसलिए इस प्रकार की जो बातें हैं, आप इसको अपने आप से चेक करिए तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि सत्य क्या है। अच्छा सांसद जी, इन सारी बातों के अलावा 1, 2, 3 बिल और हैं जिस पे मैं आपकी राय चाहता हूं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एक आपने बिल इंट्रोड्यूस किया, द डेजिग्नेशन ऑफ स्टेट्स एज स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बिल 2017, इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए क्या है, जब ये बिल मैंने रखा था तब तक जो है पाकिस्तान को भी मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री का दर्जा प्राप्त था। तो हम कह रहे हैं कि वो आतंकवाद का वाहक है, आतंकवाद का पोषक है, आतंकवाद का संरक्षक है। ऐसे और भी कुछ देश हो सकते हैं जो, तो हम उनके विषय में एक स्थिति स्पष्ट करें, अपने कानून बनाएं कि भाई इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त देश का क्या डेजिग्नेशन होगा और उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होगा, हम उनसे कैसे डील करेंगे। तो इस दृष्टि से ये रखा गया था। और मैं समझता हूँ कि ये बात और भी कहीं से आई होगी। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम भी उठाए हैं। आज पाकिस्तान अकेला है, विश्व जनमत को हमने जगाने का कोशिश की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि हम ऐसे देशों को डेजिग्नेट करें और उनके प्रति तर्कसंगत व्यवहार को परिभाषित करें। कंपलसरी टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2018, मेरे ख्याल से आप हर साल 1-2 प्राइवेट मेंबर बिल तो ले ही आते वो डालता ही हूँ, ज़रूरत भी होती है। और देखिए, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, ये तो आप यदि लोकसभा का या राज्यसभा की भी आप डाटा देखेंगे उसको तो ध्यान में आएगा कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पर बहुत ज़्यादा संख्या में चर्चा नहीं हो पाती। जब सेशन चलता है तब महीने में यानी ऑल्टरनेट फ्राइडेज़ को बिल्स पर चर्चा होती है। तो यदि 1 महीने का भी यदि हुआ या 1.5 महीने का हुआ तो 3 बार चर्चा होगी, तो बहुत अधिक चर्चा हो नहीं पाती है। लेकिन तो भी अपने कंसर्न को, अपने विषय को ध्यान में लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल माननीय सांसदगण लाते हैं। उस नाते मैं भी लाता हूँ और कोशिश तो हमारी ये भी रहती है उस पर चर्चा हो जाए, लेकिन न भी हो पाती है तो भी एक विषय वो ध्यान में आता है, इसलिए हम लोग वो कोशिश करते हैं। और जहाँ तक देखिए पर्यावरण की से संबंधित बिल की बात है, पर्यावरण इस समय पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। जो हमने लाइफ स्टाइल अपनाया उस लोग कारण मानते हैं, बैक टू नेचर इस बात का आह्वान करते हैं। ऊर्जा की हमारी ज़रूरतें परंपरागत ढंग से तो पूरी होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हम सौर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ें। और माननीय प्रधानमंत्री ने तो खास तौर से सोलर अलायंस पूरा बना करके उस तरफ पहल की है। तो जो सारी चीज़ें हैं पर्यावरण के संबंध में देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी जागृति है। मुझको ये लगता है कि स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर इसके विषय में जानकारियाँ दी जाएँ कि पर्यावरण का क्या व्यापक अर्थ है और ये कैसे डैमेज होता है। वहाँ से हम यदि इस विषय को लाएंगे तो जनता तक भी उसकी जो मूवमेंट है उस विषय की वो बढ़ेगी और एनवायरनमेंट के प्रति लोग जागृत भी होंगे और सक्रिय भी होंगे। थोड़ा सा सांसद जी आपकी राजनीतिक यात्रा के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआत हुई आपकी? जी। कब जो वो तो राजनीतिक शुरुआत नहीं है, वो तो सामाजिक संगठन है। जी जी जी। प्रचारक थे आप? हाँ, मैं संघ का प्रचारक भी था। मैं शुरू से ही, मैं प्रारंभ से ही संघ के संपर्क में आया। मेरे परिवार में संघ था। मेरे पिताजी वो भी संघ में जाते थे। मेरे चाचा जी तो पहले प्रतिबंध के समय जेल भी गए थे। तो बचपन से ही मैं संघ से जुड़ा। 1948 मेरे चाचा जी गए, तो उसमें जुड़ा रहा। मैं धीरे धीरे मैं अपने संघ का काम भी करता रहा, पढ़ाई भी करता रहा। MSc करने के बाद 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी। फिर इसके बाद में 1971 में संघ के प्रचारक के रूप में मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया और मैं 13 वर्ष में संघ का प्रचारक रहा, विभिन्न दायित्वों पर रहा। 84 में मैं वापस आया। नहीं, पश्चिम क्षेत्र में मैं 8 वर्ष रहा। मैंने आगरा में, ये मथुरा में, पीलीभीत में, अन्य और 1-2 स्थानों पर। और फिर मैं पटना रहा 5 वर्ष। पटना में मैं पहले महानगर का प्रचारक था, यदि आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान में जरूर आती होगी। फिर मैं वहाँ का विभाग प्रचारक था। तो 1984 में मैं फिर वापस आया। उस समय गोविंदाचार्य जी काम देखते थे? गोविंदाचार्य जी मुझसे पहले देखते थे।
गोविंदा जी मुझसे पहले देखते थे, उनको फिर विद्यार्थी परिषद में उनको दायित्व दिया गया था। तो फिर मेरे पास मेरे 1 साल के अंतर के बाद फिर मेरे पास मेरठ वो पटना महानगर का काम मेरे पास आया और फिर मैंने वहाँ काम किया। फिर प्रचारक का जीवन छोड़ के वापस सक्रिय गृहस्थ जीवन? हाँ, नेचुरली यहाँ आया तो मैंने विवाह भी हुआ, गृहस्थ भी निर्माण घर हुई। वालों का कैसा रिएक्शन होता है जब कोई नौजवान तय करता है कि अब मुझे संघ का प्रचारक बनना है, क्योंकि तब तो अविवाहित रहने की शर्त भी रहती है प्रचारक के साथ? थोड़ा कुछ तो- एक बहुत अपवाद है, थोड़ा बहुत तो ही देखिए खास हाँ, ये बात हमने बिल्कुल ठीक किया, अपवाद भी हैं। कुछ लोग बड़े सहर्ष और आदर के साथ हाँ, वैद्य अपने जी का जैसे परिवार है, है, बहुत उस लोगों तरह के का। हमारे यहाँ मेरठ के अंदर भी एक कार्यकर्ता पुनीत जी प्रचारक हुए थे, उनकी माता जी ने तिलक करके उनको बाकायदा उनको भेजा। ऐसे भी उदाहरण है। लेकिन सामान्यतः परिवार की कुछ न कुछ अपेक्षाएं अपने बच्चे से रहती हैं। वो बड़ा होता है, पढ़ता है, कुछ वो कमाएगा, कुछ घर का आर्थिक जो बल है उसको वो निर्माण करेगा, तो अपेक्षाएं रहती हैं। वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो तकलीफ भी होती है, लेकिन इसके बाद भी लोग जाते हैं और अंततः परिवार को इस बात पर गर्व ही होता है कि चलो मेरा बच्चा देश के काम के लिए गया है। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं। मेरे यहाँ भी ऐसे ही रहा। शुरू में गया, मेरे परिवार को कष्ट हुआ, लेकिन बाद में कभी किसी ने कहा कि भाई आपका बेटा तो देखो घर छोड़ के चला गया, तो उस पर वो सुनते नहीं, तो कहते कि नहीं अच्छे काम के लिए गया है। तो ये एक विश्वास भी रहता है और इसी से बल भी मिलता है। फिर चुनावी राजनीति में कब से आए? 2009 से? नहीं, 2009 में तो मैंने चुनाव लड़ा। हाँ, चुनावी राजनीति में तो देखा जाए मैं तभी से आया। 1984 में जैसा मैंने कहा कि मैं वापस आया, फिर मेरे पास संघ के विभिन्न दायित्व रहे। 1997 में मैं फिर बीजेपी में आया, फिर संगठन के ही मैंने काम किए। 2009 में पार्टी ने मुझको टिकट दिया। और ये बात तो ठीक है कि चुनावी राजनीति का वो मेरा पहला प्रत्यक्ष अनुभव था। चुनाव लड़ने का काम तो हम लोग करते थे, तो पहला अनुभव था। मैंने कभी कोई इससे पहले पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन 2009 में मुझे टिकट दिया। परिस्थितियाँ भी बहुत अनुकूल नहीं थी, समीकरण की बड़ी चर्चा होती है, समीकरण भी बहुत अनुकूल नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, संभवतः इसलिए विशेष रूप से कार्यकर्ताओं ने उस चुनाव को जी जान से लड़ाया और एक असंभव से दिखने वाली सीट को उन्होंने 2009 में जीता। 19 में तो आपका चुनाव बड़ा मुश्किल दिख रहा था। हाँ, मुश्किल था, समीकरणों की दृष्टि से मुश्किल था। आपके और सामने हाजी याकूब कुरैशी थे, हाँ, क्लोज भी रहा, 5,000 नहीं, के लगभग। वो प्रत्याशी तो थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं, कोई ना कोई होता ही, परंतु समीकरण जो थे वो वास्तव में विपरीत थे। और मुझे इस बात का थोड़ा सा अभी भी ख्याल आता है कि सबका साथ सबका विकास, इस सिद्धांत के आधार पर, इस सोच के आधार पर संपूर्ण आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमों को चलाने के बाद भी हम लोगों का विश्वास उतनी मात्रा में नहीं जीत पाए। कोई बात नहीं, हम अपना प्रयास जारी रखें। बस शायद जो 60-70 साल से भाजपा के प्रति जो थोड़ा सा द्वेष भाव निर्माण किया गया वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा। हम व्यक्तिगत वार्ता में जाते हैं, देखते हैं तो उस बात को स्वीकार भी करते हैं कि नहीं साहब, मोदी जी ने या योगी जी ने किसी प्रकार का भेद किसी के साथ नहीं किया, बल्कि जो कथित वोट बैंक होते हैं यदि उसमें परिभाषित किया जाए तो भाजपा का जो परंपरागत वोट बैंक नहीं माना जाता वो अधिक लाभार्थी रहे। परंतु इसके बाद भी नहीं हुआ विश्वास, कोई बात नहीं है, और परिश्रम करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। और मुझे ज़रूर ये विश्वास है कि सामान्य जन के ये ध्यान में भी आएगा कि वास्तव में मोदी जी वोट बैंक के आधार पर वर्गीकरण नहीं करते, वो प्रत्येक गरीब व्यक्ति का कल्याण चाहते हैं। एक चीज़ और बताइए सांसद जी, आखिरी सवाल है मेरा। आपकी एक चिट्ठी खूब वायरल हुई थी कोविड के दौरान, जो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी थी। एक आपने लिखी थी, एक सांसद कौशल किशोर हैं मोहनलालगंज से, अब तो मंत्री हो गए हैं, उन्होंने भी लिखी थी। अब व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं थी? नहीं, देखिए वैसे बात पुरानी हो गई वो, और मैंने उस चिट्ठी के अंदर भी इस बात का उल्लेख किया था कि जिस प्रकार से अत्यंत तीव्र गति के साथ संक्रमण हुआ है, जो दूसरी लहर थी बड़ी घातक थी और बड़ी तीव्र थी, तो उसको देखते हुए बहुत तेज़ी के साथ युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए हैं। मैंने इस बात को उसके अंदर पहले तो उसको अप्रिशिएट किया और उसके विषय में चर्चा की। फिर मैंने कहा कि जो डिमांड है, आज जो डिमांड है वो इतनी तेज़ी से हम लोग व्यवस्था करते हैं, कल वो छोटी पड़ जाती है। तो मैंने ये कहा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को ज़रूरत तो महसूस होती थी, हमारे पास आते भी थे, हम कहते भी थे कि नहीं सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी की जा रही हैं, और साहब अपनी बात तो कहिए आप। तो मैंने फिर ये कहा कि भाई यहाँ पर एक सुनिश्चित सप्लाई की व्यवस्था की जाए। तो और आप देखिए कि 8-10 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर चित्र बदला। अब वो समय ही इतना कठिन था कि युद्ध स्तर पर प्रयास करने के बाद भी आफ्टर ऑल कुछ 10-12 दिन लगे। माने केंद्रीय सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सारे मार्गदर्शन के अंदर
सब प्रकार से ऑक्सीजन के इंतजाम किया गया, इंपोर्ट भी किया गया, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी उसका भी इस्तेमाल किया गया। यानी जो उस वक्त हमारे पास 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन होती थी, हम उसको जो 10 गुना करके 9,500 लेकिन अमूमन सांसद जी, ऐसा जो मेरा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का अनुभव है वो ये कहता है कि बीजेपी में इस चीज़ को कि ऐसे सार्वजनिक रूप से उसको नेतृत्व की आलोचना माना गया कि साहब इंतजाम पर्याप्त नहीं है, इंतजाम किए जाए। नहीं, ये भी हो सकता है। काफ़ी थे कुछ। नहीं, उस वक्त तो परेशानी तो थी, इस बात को तो कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि आलोचना नहीं है, ये आलोचना नहीं है। और नेतृत्व भी ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा कोई इमेच्योर नेतृत्व नहीं है, वो सब समझते हैं इन चीज़ों को। आपको लगता है कि कोविड खासतौर पर उसकी जो दूसरी लहर रही और उसमें जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी या तमाम दूसरे मामले आए, ये एक मुद्दा हो सकता है चुनाव में, विधानसभा में? नहीं, कैसे हो जाएगा? देखिए, कोशिश लोग कर सकते हैं। देखिए, यदि सारे चीज़ के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करें तो संसद के अंदर तो चर्चा हुई नहीं भाई। हम चाहते थे चर्चा हो जाए, लेकिन एक बार अभी सभी दलों को बुला करके उनके बीच में विषय रखा। तो जिस प्रकार का संकट था, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा इस बात को कि भी ये एक ऐसा तूफान था जिसने हमको हिला के रख दिया, तो इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन जिस तेज़ी से सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की गई, आप देखिए, ये तो शुरुआती झटके के बाद सारा चीज़ कवर की गई। आज जो है थर्ड वेव यदि भगवान न करे आती है, हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई का विषय हो, दवाओं की स्थिति हो, लेकिन ये सब जानते भी कि ओवरनाइट चीज़ें नहीं हुआ करती हैं। और देखिए, विपक्ष की क्या भूमिका थी, यानी उसकी भी चर्चा, जो विपक्ष हमसे जवाब मांगेगा उससे भी तो लोग जवाब मांगेंगे कि आप कह रहे थे वैक्सीन लगवाएंगे नहीं। हम तो कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे वैक्सीन का तो साहब ठीक प्रकार से अभी परीक्षण ही नहीं हुए हैं, ये तो अविश्वसनीय है। ये प्रधानमंत्री जी लगाए, उनको चुनौती देते थे। वो एक टाइम टेबल तय हुआ, एक पूरा का पूरा कार्यक्रम तय हुआ और वैक्सीनेशन का उत्पादन हुआ। 2 वैक्सीन 8 महीने के अंदर देश के अंदर निर्माण करना, ये आज तक कभी नहीं हुआ था। और आज तो 6 वैक्सीन उपलब्ध है। यानी इस पे एक लंबी बहस है सांसद जी कि वो हाँ कि ट्रायल की टेस्टिंग, ऑर्डर कब प्लेस किए गए, वैक्सीन का जो लक्ष्य निर्धारित है उससे अभी कितना रफ्तार धीमे चल रही है। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदारी से बताएंगे जो आप सोचते हैं। मैंने कहा जो सोचते हैं, एक पार्टी अनुशासन भी होता है ना, कई विषयों पे आदमी बचता है। आपने लंबे समय तक संघ के लिए काम किया, अलग अलग अनुषांगिक संगठनों में काम किया, संस्कार भारती, सेवा भारती, सब जगह रहे। फिर आप सक्रिय राजनीति में आए। वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी, किसी किसी पॉकेट में सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल, और पहले जो लोकदल थी वो खूब सक्रिय है। राजनीतिक रूप से आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि भाजपा ने कुछ एक दफ़ा चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के साथ गठजोड़ किया, तो क्या वो पॉलिटिकल कंपल्शन थे जिसके चलते गठजोड़ किया? और अभी तो खैर आप लोग अलग अलग हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं, देखिए, जो गठबंधन होते हैं, 2009 का चुनाव में गठबंधन होते हैं तो परस्पर सहमति से होते हैं। भाई, लोकदल भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, उसको भी कुछ उसमें हित दिखता है, हमको भी हित दिखता है। और कुछ हम प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं या केंद्र का चुनाव लड़ रहे हैं, हमको लगता है कि वहाँ हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे इश्यूज होते हैं। तो 2009 में हम गठबंधन में लड़े और बाद के अंदर भी हमने मना नहीं किया, हमने कोशिश की। परंतु कुछ ऐसा घटनाक्रम था, और चौधरी अजीत सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे खूब बातें हुई, जैन जी से बातें हुई, नहीं बात हो पाई। तो राजनीति के अंदर इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। कई बार साथी आते हैं, फिर चले जाते हैं, उनकी अपनी भी सोच होती है, संगठन की भी सोच होती है। दोनों तरफ से कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो उन परिस्थितियों को निर्माण करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो गठबंधन जब हुआ, हम लोगों ने अच्छे से निभाया, और जब नहीं है तो हम अलग लड़ रहे हैं। गठबंधन तो तब होता है ना, जैसे कहीं कहीं पे अगर हमें लगे कि यहाँ पे स्थिति कमज़ोर है, मतलब जहाँ बीजेपी खूब मजबूत होती है वहाँ तो वो गठबंधन नहीं करती। तो क्या वेस्टर्न यूपी में तब ग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर था? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये हमने जैसे 2009 में हमारा गठबंधन हुआ, तो 2009 में हम कोई सत्ता में तो थे नहीं, और हम भी हमारा भी ये ख्याल था कि मिलेंगे हमें भी फ़ायदा होगा, लोकदल को भी फ़ायदा होगा। लोकदल के भी जहाँ तक मुझे ध्यान है 5 सांसद जीते थे, वो उतने सांसद कभी नहीं जीते। तो ये जो गठबंधन जो होता है वो दोनों को लाभ भी हो, वैचारिक दृष्टि से भी थोड़ी बहुत अनुकूलता हो, बल्कि अनुकूलता हो, लेकिन बाद में कुछ और भी चीज़ें होती हैं तो वो नहीं हो पाया। ये बताइए, ये किसान आंदोलन
कर रहा है। किसानों के कई जो यूनियन हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन वेस्टर्न यूपी में काफ़ी मजबूत है, और मेरठ और आसपास के ज़िलों में खासतौर पर रूरल एरियाज़ में प्रभाव भी बहुत है। तो आपको लगता है कि इसका विधानसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, एक तो मैं पहले ये माने प्रभाव बहुत है, ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये प्रभाव का अर्थ राजनीतिक प्रभाव, यानी वो बहुत अधिक राजनीतिक टेबल्स को वो घुमा देगा, ऐसा मैं नहीं मान करके चलता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर विश्वसनीयता बहुत बड़ा विषय होता है। आदमी क्या बोलता है, क्या करता है। अब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वो बराबर इस बात को कहते थे कि भाई देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार है, किसान को नहीं है। निरंतर कहते थे, वो लगातार कहते थे, और इसमें बिलों में किया गया वो काम ये। और इसीलिए देखा जाए तो राकेश टिकैत भी इसी बात को बोले, भाई आखिर वो पुत्र तो बाबा के ही हैं। तो उन्होंने पहले इन बिलों का समर्थन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ इसका उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बाद में पलटे। बिल्कुल, तो ऑन रिकॉर्ड है ये, कोई मैं काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ भाई। उन्होंने पहले समर्थन किया, स्वागत किया इसका, बाद में विरोध में आए। और देखिए 11 राउंड की चर्चा हुई, सरकार ने प्रत्येक विषय के ऊपर बात को समझने की कोशिश की। पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई, पार्लियामेंट इस बार भी तैयार रही, भी आपको दोबारा चर्चा करनी है, दोबारा चर्चा कर लीजिए। नहीं हुई अलग बात है। हम यानी हमारी सरकार पूरी तरीके से खुले मन से किसानों से बातचीत करना चाहती है, करती रही है। लेकिन ये जो जिद है, देखिए लोकतंत्र के अंदर जिद से काम नहीं चलता, काम संवाद से चलता है। ये जो जिद है कि साहब कानून वापस लीजिए, ये तो व्यवहारिक नहीं है। संसद ने कानून पास किए हैं, संसद को आपने अधिकार दिया है, देश ने अधिकार दिया है, और जो कानून पास हुए हैं वो भी पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात सबसे चर्चा करके, स्वामीनाथन साहब क्या कहते थे, पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्या कहते थे, कमलनाथ जी क्या कहते थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर क्या प्रस्ताव पास हुए, या जो है हमारे किसान नेता क्या कहते थे, सब भी चीज़ों को जोड़ करके एक ये कानून बना। तो संसद ने कानून बनाया है, पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात बनाया है, तो प्रत्येक चीज़ पर विचार करने के लिए तैयार है। तो वास्तव में जिद से चल रहा है, और इसके पीछे अब किसानों का समर्थन, खासतौर से छोटे किसानों का तो समर्थन बिल्कुल भी नहीं है। मुझको ये लगता है कि राकेश टिकैत भी शायद किसी अन्य कारण से इसका झंडा उठाए हुए हैं। क्या कारण हो सकता है? राजनीतिक कारण हो सकता है। वो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा ऐसी कड़वी बात कहता नहीं हूँ, वो दूसरों के हाथों के शायद हाथों की कठपुतली बन गए हैं। ये जो आगने वाला चुनाव है विधानसभा का, इसमें कुछ लोग लाभ उठा लें, भाई लोकदल लाभ उठा ले। उन्होंने तो पहले एक बार तो कह दिया था हम भी चुनाव लड़ेंगे, किसान यूनियन ने। फिर बाद में उनको लगा कि नहीं ठीक नहीं है, तो उन्होंने मना किया। तो शायद यहाँ तक कर ले, फिर 2024 की बात भी टिकैत करते हैं, हम तो 2024 तक आंदोलन चलाएंगे। तो जो राजनीतिक दल नहीं है, अब वो 2024 के चुनाव तक आंदोलन चलाना चाहता है, तो क्यों चलाना चाहता है? तो मुझे लगता है कि इससे सारे आंदोलन का कि जो गुडविल है, जो साख है, वो समाप्त हो चुकी है। सामान्य किसान उनके साथ नहीं है, राजनीतिक दल इस आंदोलन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इस कारण से मुझे ये भी नहीं लगता है कि इसका कुछ लाभ उनको होगा। मोदी जी की, योगी जी की, किसानों के हित रक्षक के नाते साख है, निरंतर उन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं। प्रदेश की जनता, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के साथ ही दिखाई देगी। सांसद मेरठ राजेंद्र अग्रवाल जी के दावे आपने सुने। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पर आपका क्या सोचना है, ख़ास तौर पर जो मेरठ में हाई कोर्ट की मांग है, जिसकी चर्चा मैं सब तरफ शहर में सुनता रहता हूं। आप देख रहे हैं ललन टॉप की ये यात्रा। अगर आप इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके गांव आएँ, आपके मुद्दे समझने की कोशिश करें, तो आप हमें मेल भी लिख सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। बाकी सारे दिन भर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जनता को, नेता को सुनने के बाद हम लोगों को क्या लगता है, क्या समझ में आता है, अगर वो सब पर्दे के पीछे की बातचीत आपको देखनी हो, कैंडिड कन्वर्सेशन, तो फिर आप ललन टॉप का नया यूट्यूब चैनल है ललन टॉप यूपी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।